साथियों, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल अंकित अनऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीईओ वैकेंसी जो 2024 में आने वाली है, उसके बारे में हमारी क्या प्लानिंग होगी। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बीईओ वैकेंसी 2024 की। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे जाएं। मेरे चैनल पे बीईओ 2024 की वैकेंसी के बारे में भी पढ़ा है और साथ ही साथ एक वीडियो और है जिसमें आपको मैंने पूरा समझाया है कि वैकेंसी की अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं, बेस्ट बुक कौन सी है, कहां से पढ़ें, कैसे पढ़ें। दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों की डिमांड पे स्पेशल मैं लेके आया हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में इंपॉर्टेंट ये है कि बीईओ की तैयारी करने वाले बहुत सारे कैंडिडेट मुझसे जुड़े हुए हैं। जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर बीईओ की वैकेंसी कब आएगी, कोई पूछ रहा है कि सर ये वैकेंसी पक्का आएगी या नहीं आएगी, किसी का सुझाव है कि सर इसमें ये चेंजेस होना चाहिए, तो किसी ने मुझसे पूछा है कि सर इसकी पढ़ाई के लिए स्ट्रेटेजी हम क्या रखें। तमाम तरह के सवाल मेरे सामने आए हैं। इन्हीं सवालों पे दोस्तों मैंने काफी मंथन किया, काफी चिंतन किया। उस चिंतन और मंथन करने के बाद मैंने अपने बिहाफ पे एक स्ट्रेटजी एग्जाम के लिए तैयार की है। आई होप मेरी स्ट्रेटजी आप लोगों के बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो दोस्तों, टाइम को बिना वेस्ट करे हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बीईओ की प्लानिंग आपकी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करता हूं बीईओ 2024 के बारे में। बीईओ 2024 क्या है? कई लोगों ने मुझसे पूछा सर बीईओ होता क्या है। देखिए, फिर से मैं आज इस वीडियो में आपको स्टेप से लेके पूरा आज समझाने वाला हूं। फर्स्ट स्टेप टू लास्ट स्टेप, आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले बीईओ जैसा कि मैंने बताया, ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी। एक खंड का यानी कि एक विकास क्षेत्र का यानी किसी विकास खंड का जो एजुकेशन का ऑफिसर होता है उसको खंड शिक्षा अधिकारी कहा जाता है। खंड शिक्षा अधिकारी का दायित्व सारे अपने ब्लॉक के विद्यालयों का निरीक्षण करना, उनके कार्यों का अवलोकन करना, उनके इंस्पेक्शन करना, ये सारे काम खंड शिक्षा अधिकारी के होते हैं। दोस्तों, ऑफिसर रैंक होती है, ग्रेड पे 4800 रुपए होता है। साथ ही साथ एक बहुत रेपुटेटेड पोस्ट होती है। खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में दोस्तों हम लोग थोड़ा सा और जान लेते हैं। खंड शिक्षा अधिकारी का प्रमोशन नहीं होता, यह सबसे बड़ा सच है। जी हां दोस्तों, अपनी बात को मैं फिर से रिपीट करूंगा। यदि आप आयोग के द्वारा गठित भर्ती से खंड शिक्षा अधिकारी बनते हैं तो आप आजीवन खंड शिक्षा अधिकारी के पद पे ही रहेंगे। आपका ग्रेड पे जैसा कि गवर्नमेंट जॉब्स में बढ़ता है वो बढ़ेगा, इंक्रीमेंट बढ़ेगा, डीए बढ़ेगा, एचआरए बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, लेकिन जो पोस्ट होगी आपकी आजीवन खंड शिक्षा अधिकारी की ही रहेगी। दोस्तों, इस बात को आप निगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं। निगेटिव ऐसे ले सकते हैं कि आप जिस जॉब में गए लास्ट तक, रिटायरमेंट तक आप वही पोस्ट पे रहेंगे, वही पद आपका कहलाएगा। पॉजिटिव आप इस तरीके से ले सकते हैं कि दोस्तों ये थोड़ी सी और भर्तियों की अगर मैं बात करूं जो पीसीएस लेवल की होती है, जो आईएएस लेवल की होती है, या जो भी ऑफिसर रैंक्स की होती हैं, उन जॉब्स के अकॉर्डिंग इसमें मेहनत थोड़ी सी आज भी कम है। कम मेहनत में दोस्तों आपको अधिकारी का पद मिलना अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। तो आपके ऊपर एक टैग लग जाएगा कि आप एक ऑफिसर हैं, ये अपने आप में एक बड़ी चीज है। तो आप देख सकते हैं कि आप पॉजिटिव पॉइंट लेके इस वैकेंसी की तैयारी करना चाह रहे हैं या फिर आप नेगेटिव पॉइंट लेके इस वैकेंसी की तैयारी करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अब इसकी स्ट्रेटेजी हम लोग शुरू कर देते हैं। जॉब के बारे में मैंने आपको बता दिया, खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो अब स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटेजी के बारे में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया है कि अनुमानित समय जो बताया जा रहा है वो समय है मई जून के आसपास इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा। इसके बाद दोस्तों सितंबर अक्टूबर के आसपास इसका एग्जाम होने की संभावना है और दिसंबर जनवरी के आसपास इसका रिजल्ट आने की संभावना है। रिजल्ट आने के बाद इसका मेंस होगा। मेंस होने के बाद इंटरव्यू इस बार रहता है या नहीं रहता है। जैसे कि लास्ट 2021 में इसकी वैकेंसी जो आई थी उसमें इसका इंटरव्यू नहीं हुआ था, लेकिन इस बार कुछ इंटरव्यू की भी हलचल हमारे सामने आ रही है। तो इंटरव्यू अगर होगा तो वो मेंस के रिजल्ट, जब मेंस का एग्जाम होगा उसके 2 महीने बाद मेंस का रिजल्ट आएगा और उसके 1 से 1.5 महीने के बाद इसका प्रोसेस इंटरव्यू का स्टार्ट हो जाएगा।
तकरीबन दोस्तों 6 महीने से 8 महीने की प्रक्रिया होगी और ज्वाइनिंग हो जाएगी। दोस्तों आपके पास अगर मैं आज की बात करूं तो अभी से लेके प्री के एग्जाम के बीच में अभी आपके पास तकरीबन 4 से 5 महीने का समय है और किसी अच्छे स्तर के पेपर को तैयार करने के लिए 4 से 5 महीने एक अच्छा समय माना जाता है। यदि आप बेसिक से भी स्टार्ट करते हैं तब भी 4 से 5 महीने दोस्तों आपके लिए सफिशिएंट रहने वाले हैं। अब बात करते हैं कि आप लोग किस फील्ड में जाना चाह रहे हैं, मतलब आप किस तरह से तैयारी करना चाह रहे हैं। आपके सामने दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है सेल्फ स्टडी, दूसरा ऑप्शन होता है किसी ट्यूटर के थ्रू पढ़ना। अब अगर आप ट्यूटर के थ्रू पढ़ना चाह रहे हैं तो दोस्तों वो आपको गाइड करेंगे किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। तो वो चीज दोस्तों सेपरेट हो जाती है। लेकिन मेरे कई दोस्त ऐसे होते हैं जो खुद तैयारी करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, तो उन दोस्तों को मैं अपनी तरफ से आज गाइड करता हूं कि किस तरीके से आप खंड शिक्षा अधिकारी की जॉब को आसानी से पा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जॉब दोस्तों। सबसे पहला काम, आपके पास मंथ का टाइम जितना मैंने आपको बताया, आपके पास 4 to 5 अप्रोक्स मंथ है। हम लोग मान लेते हैं हमारे पास 5 महीने हैं, तो टाइम है दोस्तों हमारे पास 5 मंथ्स, यानी कि 5 महीने का समय हमारे पास है। अब इस 5 महीने में हमें क्या क्या करना है कि हमें ये जॉब मिल जाए। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वरना एक बेहतरीन जानकारी आज आप खो देंगे। देखिए इसमें 5 मंथ्स में मंथ फर्स्ट, पहला मंथ दोस्तों, पहला मंथ बुनियादी मंथ, बेसिक मंथ, यानी कि इस जॉब की प्रिपरेशन के लिए पहला मंथ जो है आपका वो नींव का काम करेगा। तो इस नींव के मंथ में आपको करना क्या है, कुछ ऐसा करना है कि आगे के हमारे मंथ्स जो हैं वो बहुत स्टेबल हो जाएं, क्योंकि वो सारे मंथ इसी मंथ पे डिपेंड होंगे। जैसे कहते हैं दोस्तों, अगर किसी क्रिकेट में 11 खिलाड़ी हैं और 11 में से शुरुआत के 3-4 जो ओपनर्स आते हैं खेलने, वो 5 रन 10 रन पे आउट हो जाए तो पूरी टीम का मनोबल टूट जाता है, टीम के हारने के चांस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। उसी तरीके से फर्स्ट मंथ अगर आपका बेकार हो गया तो आगे के मंथ में आप धीरे धीरे डिप्रेस होते जाएंगे, आपकी स्ट्रेटजी खराब होती जाएगी। तो फर्स्ट मंथ में आपको क्या करना है, सबसे पहला काम, आपको सिलेबस डाउनलोड करना है और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग देखना है क्या क्या हमारे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक, इसके बाद सेकेंड काम इस मंथ में हमें क्या करना है, जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, ऐसा नहीं होता दोस्तों कि कोई भी हमारा सब्जेक्ट बिल्कुल ऐसा हो गया कि हमें उसके बारे में ABCD भी नहीं पता, कभी भी ये चीज नहीं होती है। हमने कुछ ना कुछ, कभी ना कभी कुछ तो पढ़ाई की है। मैं बात उनकी नहीं कर रहा जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका तो काफी पोर्शन सॉलिड तैयार होता है। मैं उसकी बात कर रहा हूं जो बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट है, जो पहली बार इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, या फिर उसने और एग्जाम दिए लेकिन इसका सिलेबस अलग है। लाइक कोई बैंक का कैंडिडेट है, बैंक की तैयारी करता था, अब वो सीधे इसकी कर रहा है, तो सिलेबस में काफी डिफरेंस आता है। बाकी जो मेरे दोस्त SSC की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, या फिर स्टेट लेवल के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका टच इससे बना रहता है। तो जो बिल्कुल फ्रेशर है दोस्तों, उसने भी कभी ना कभी अपने 11th क्लास में, 12th क्लास में, ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे। जिस भी चीज से आपने वो सब्जेक्ट पढ़े हैं, जिस भी लेवल से आपने वो सब्जेक्ट का स्टडी की है, मतलब डीप की है, लाइट की है, जैसी भी की है, आपको शुरुआत के 10 डेज, शुरुआत के फर्स्ट मंथ के 10 डेज उन्हीं सब्जेक्टों का उसी चीज से स्टडी करनी है, उसी चीज से, मतलब जिससे आपने उस समय पढ़ा होगा। अब आप कहेंगे सर 12th में पढ़ा था, बुक्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन पढ़ा बहुत अच्छे से था। दोस्तों आज के टाइम में नेट पे सब चीजें अवेलेबल हैं। नहीं आप नेट से पढ़ना चाहते, हार्ड कॉपी से पढ़ना पसंद है, तो आप PDF डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट करा सकते हैं। वो भी आपको महंगा पड़ रहा है तो आप NCERT की बुक ले सकते हैं, जिससे आपने पढ़ा होगा। 100 रुपए की कोई किताब आ जाती है। तो शुरुआती 10 डेज में तो हमें उन सब्जेक्टों का रिवीजन करना है जो हमने पढ़ा था। अब ये रिवीजन नहीं है, स्टार्टिंग है, तो आपको उन सब्जेक्टों को 10 डेज वैसे पढ़ना है जिस तरीके से आपने पहले पढ़ा था। उसके बाद क्या करना है, 10 डेज के बाद दोस्तों
अब आता है आपका 11वां दिन। 11वें दिन आपको देखना है कि आपको पिछले सब्जेक्ट को पढ़ने में कहां कहां पे प्रॉब्लम आई। मतलब जैसे आपने हिस्ट्री के 10 टॉपिक्स पढ़े, 10 टॉपिक्स में से आपने 7 टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लिए, लेकिन वो 3 टॉपिक्स आपके कवर नहीं हो पाए। इसके बाद ज्योग्राफी में आपने जैसे 8 टॉपिक्स पढ़े, 8 टॉपिक्स में से आपके 2 टॉपिक्स बढ़िया हुए, 6 टॉपिक बेकार हुए। ठीक इस टाइप से आपको देखना है कि आपने कितना कितना पोर्शन पढ़ा और कितने पोर्शन में आपको प्रॉब्लम आई। ये क्या है दोस्तों, ये मैं आपको एहसास नहीं करा रहा हूं कि आपने उस समय अच्छा नहीं पढ़ा था या फिर आज आप में स्टेमिना कम है, ऐसा कोई भी एहसास नहीं है। हमेशा हमें उस चीज पे काम करना चाहिए जिसमें हम अच्छे हैं। फिर मैं क्रिकेट का उदाहरण लूंगा। अगर आप बैटिंग में अच्छे हैं और आप बॉलिंग से स्टार्टिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका मनोबल टूटेगा। इसी तरीके से अगर आप बॉलिंग में अच्छे हैं और आप बैटिंग से स्टार्टिंग करेंगे तब भी आपका मनोबल टूटेगा। तो यहीं पे ये चीज इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि आपने उस सब्जेक्ट को कभी ना कभी पढ़ा है। जिस चीज से आपने पढ़ा है उसी चीज से अगर आप दोबारा उसे पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, आपको पढ़ने में आसानी होगी, आप इजीली चीजों को समझ जाएंगे। अब जैसे आपने ल्यूसेंट की बुक से बहुत अच्छे से जीएस को पढ़ा है, तो मैं वही कह रहा हूं कि उन शुरुआत के 10 डेज में आपको ल्यूसेंट की बुक से उसी चीज का रिवीजन करना है। जिसने अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है उसके लिए 10 डेज बहुत होते हैं, वो इजीली उन चीजों को कवर कर सकता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 11वां दिन जो आया दोस्तों, 11 डे, इस 11 दिन से लेके 20 दिन तक 20 डेज, 11 से 20 दिन हमें जो हमने सारी बुक्स पढ़ी थी उन सारी बुक्स को इकट्ठा करना है, उसके साथ में जो रेफरेंस बुक और होती हैं उनको लेना है। जैसे आपने घटना चक्र पढ़ा या फिर आपने ल्यूसेंट की बुक से पढ़ा, ल्यूसेंट की बुक के बाद अब आपको लेना है उसी टाइप की अलग बुक, कोई भी पब्लिकेशन की, किसी भी पब्लिकेशन की अलग बुक लेनी है। और जो आपने बहुत अच्छे से टॉपिक पढ़े थे, जैसे मैंने बताया 7 टॉपिक आपने पढ़े थे, 3 नहीं आए आपको, तो जो 7 टॉपिक थे वही 7 टॉपिक आपको दूसरी बुक से पढ़ने हैं, अच्छे से 10 दिन में पढ़ने हैं। 10 दिन में पढ़ने के बाद अब आपका 20 से जो 30 डेज है, बात फर्स्ट मंथ की ही हो रही है अभी, तो जो 20 से 30 डेज है इसमें अब आपको क्या करना है 10 दिन में, जो आपने 10 डेज का काम किया और जो आपने 20 डेज का काम किया वो दोनों काम अब 10 डेज में आपको करने हैं। 20 डेज वाला स्टार्टिंग वाला काम अब 10 डेज में करना है। ठीक क्लियर। फर्स्ट मंथ में क्या करना है, फर्स्ट मंथ में टोटल हमें अपने पास्ट में जाके पास्ट की चीजों को ही पढ़ना है। अब आता है आपका सेकंड मंथ, मंथ नंबर 2। दोस्तों फर्स्ट मंथ में आपने बहुत अच्छे से अपने पास्ट को रिवाइज कर लिया है और चीजों को आप समझ चुके हैं। अब समझने के बाद अब यहां सेकंड मंथ से आपकी स्टार्ट हो जाती है लड़ाई। किससे? खुद से। खुद को पहचानना है, खुद से लड़ना है और खुद पे जीतना है। तो सेकंड मंथ में हमारा टाइम होता है वॉर का, वॉर स्टार्ट हो जाती है। अब वॉर स्टार्ट में हमें करना क्या है, हमें आप जिस भी स्टेट से हैं, आप उत्तर प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, झारखंड से, आप जहां से भी हैं, आपको अपने स्टेट लेवल के जो पीसीएस का एग्जाम होता है उस एग्जाम के लास्ट 10 इयर्स के पेपर लेने हैं। क्योंकि जो इस बार बीईओ का एग्जाम है ये आयोग द्वारा होगा तो इसका स्तर बहुत अच्छा होने वाला है। तो आपको इसके लास्ट सॉरी, आपको लास्ट 10 इयर्स के पेपर्स लेने हैं। पेपर्स लेने के बाद उनको सॉल्व करना स्टार्ट करना है। सॉल्व करना जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको बहुत चीजें नहीं आती हैं। ये आपके साथ स्टार्टिंग में होगा। ये इसलिए होगा क्योंकि कभी कभी हमारी पढ़ाई का स्तर नीचा होता है और पेपर का स्तर ऊंचा होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमने जो पेपर के लिए तैयार किया होता है पेपर उससे बहुत इजी हो जाता है। ये डिपेंड दोस्तों हमारी प्रिपरेशन के लेवल पे करता है। तो शुरुआत में, सेकंड मंथ की शुरुआत में आप अपनी स्टेट के पीसीएस लेवल के 10 साल के पेपर इकट्ठे करेंगे और स्टार्टिंग के 10 डेज
इन पेपर को सॉल्व करेंगे। सॉल्व दोस्तों ईमानदारी से करना है, यहाँ पे कोई बेईमानी नहीं करनी, क्योंकि हमें खुद को जज करना है, कोई और हमें जज करने नहीं आ रहा, हमें खुद को जज करना है। तो 10 इयर्स के पेपर 10 दिन में सॉल्व करने के बाद आपके सामने ढेर सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। अब जो ढेर सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई हैं, पहली चीज वो आई, और दूसरी चीज क्या थी, जो यहां पे हमने पोर्शंस छोड़े थे, दूसरी चीज वो आई। ये दो प्रॉब्लम्स हमारे सामने खड़ी हो गई। अब इन दो प्रॉब्लम्स का हमें कैसे सामना करना है इसको समझिए। अब यहां आता है 11 डे से 20 डेज, 11वें दिन से 20वें दिन तक हमें क्या करना है। 11वें दिन से 20वें दिन तक दोस्तों अब हमें करनी है स्टडी। कैसे करनी है स्टडी? अब आपको लेनी बिल्कुल फ्रेश बुक, उसी टॉपिक से जुड़ी हुई, जो एनसीईआरटी पे बेस्ड हो, और जो जो टॉपिक्स आपके ढंग से कवर नहीं है, जो आपके बिल्कुल ऐसे हैं, जो आपके अनछुए से, जो आपने पढ़े थे समझ में नहीं आए, या जिस टॉपिक पे आपकी बिल्कुल कमांड नहीं है, उनकी आपको करनी है डीप स्टडी। ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि आपने कोई भी एक सब्जेक्ट उठाया और वो 10 दिन में कवर कर दिया, बिल्कुल नहीं। आप आराम से एक सब्जेक्ट को ज्यादा भी दिन ले सकते हैं, लेकिन एक दिन में एक नहीं, एक साथ दो सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जैसे मॉर्निंग में आपने हिस्ट्री पढ़ ली, इवनिंग में आपने ज्योग्राफी पढ़ ली, मॉर्निंग में आपने साइंस पढ़ ली, इवनिंग में आपने हिंदी पढ़ ली, तो एक दिन में दो सब्जेक्ट लेने हैं। उसकी वजह दोस्तों यह है कि अगर हम सो के उठे और हमने हिस्ट्री पढ़नी स्टार्ट की, हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते दिमाग इतना घूम गया कि चीजें हम भूलने लगे, और शाम को उठे फिर शाम को भी हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो पूरे दिन जो हम एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो दिमाग में बड़ी घिचपिच सी हो जाती है, हमें बहुत प्रॉब्लम आने लगती है, हमें इरिटेशन होने लगता है। इसलिए मॉर्निंग अलग, इवनिंग अलग, अलग अलग तरह से पढ़ाई करनी है। और दोपहर में भी अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं अच्छे से, तो वहां पे आप कोई भी थर्ड सब्जेक्ट ले लीजिए। तो ये 10 डेज आपको उन सब्जेक्टों पे कमांड करनी है अगर आपने दो सब्जेक्ट लिए हैं तो। उसके बाद 20 डेज से 30 डे तक यहां पे आपको लेने हैं कोई अलग दो सब्जेक्ट, दो यहां पे, दो यहां पे। आपने 4 सब्जेक्ट अपने कवर कर लिए 10 डेज में। इसके बाद आता है मंथ नंबर 3। अब दोस्तों मंथ नंबर 3 से स्टार्ट हो जाता है हमारा प्रैक्टिस का खेल। प्रैक्टिस यहां पे आपका दोस्तों क्या रहेगा, यहां पे 10 डेज स्टडी के रहेंगे, सॉरी, उसके बाद 5 डे टेस्ट के रहेंगे। मतलब 10 डेज आप पढ़ेंगे और 5 डेज उन चीजों का अपने आप ही रिवीजन करेंगे, फिर 10 डेज पढ़ेंगे, फिर 5 डेज रिवीजन करेंगे, फिर 10 डेज पढ़ेंगे, 5 डेज रिवीजन करेंगे। इस तरीके से इस पूरे मंथ में अल्टरनेट रहने वाला है। 10 दिन पढ़ेंगे, 10 दिन के बाद 5 दिन अपने आप को जज करेंगे कि आप कहां कहां पे क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, टोटल प्रैक्टिस बेस्ड। इसके बाद मंथ 4, दोस्तों 3 मंथ के अंदर आपका सिलेबस पूरा कवर्ड हो चुका है और आप उसकी 5 डेज के हिसाब से प्रैक्टिस कर चुके हैं। मंथ 4 में अब आपको दोस्तों क्या करना है, अब आपको किसी भी पब्लिकेशन का कहीं का भी प्रैक्टिस सेट तब तक आ जाएंगे, क्योंकि वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका होगा, अलग अलग पब्लिकेशंस वाले उसके अनसॉल्व पेपर दे रहे होंगे। अब आप किसी भी पब्लिकेशन के अनसॉल्व पेपर लाना स्टार्ट कर दीजिए। आपने किसी भी 2 पब्लिकेशन जो आपको बेस्ट लगते हो उसके अनसॉल्व पेपर लाए। आपने दोस्तों एक दिन में, 1 डे में 1 पेपर लगाया, एक दिन में एक पेपर लगाया, और यहां पे आपके पास पूरे कितने हैं, 30 डेज, यानी कि 30 दिन में आपने यहां पे 30 पेपर लगाए, और 30 पेपर लगाने के बाद आपको अपना लेवल पता लगने लगा कि आप कहां पे स्टैंड करते हैं। अब देखिए ध्यान से दोस्तों, ये जो आपकी प्रिपरेशन थी इसमें आपने पास्ट का भी रिवीजन किया, आपने प्रैक्टिस भी की, आपने प्रैक्टिस सेट भी लगा लिए, सारी चीजें आपकी हो गई, और अभी भी आपके पास 5 मंथ थे, तो 4 मंथ तक का ये प्लान है। 1 मंथ आपके पास अभी भी पूरा बचा हुआ है, 1 मंथ जो लास्ट का मंथ नंबर 5 है।
अब मैंने ये 1 महीना क्यों बचाया है? ये 1 महीना बचाने की वजह दो है। पहली वजह ये है, देखिए 4 मंथ में आपने पूरा काम कर लिया। अब कुछ लोग जो होते हैं वो थोड़ा लेट पढ़ने बैठेंगे, जिनको 5 महीने नहीं मिल पाएंगे, जिनको 4 महीने मिलेंगे। तो उनको अगर 4 महीने भी मिल रहे हैं तो वो यहां तक पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। अब बात करता हूं जो लोग बैठ गए थे शुरू से ही, 5 महीने जिनको मिले थे, वो लास्ट के मंथ में अब क्या करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप इसी प्लान से चलते हैं तो आपका खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती से जुड़ाव कोई भी रोक नहीं सकता। आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। देखिए लास्ट का मंथ नंबर 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट मंथ है, इसमें हम क्या करेंगे? इसमें दोस्तों सबसे पहले हम लोग मंथ को डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में, 15 डेज और 15 डेज। 15-15 दिन के हमारे अलग अलग विभाजन रहेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। इसके बाद पेपर यहां पे हमें प्रैक्टिस सेट डेली नहीं लगाना है। यहां पे 1 डे प्रैक्टिस सेट, 1 डे सॉल्व पेपर, मतलब एक दिन अनसॉल्व, एक दिन सॉल्व, एक दिन अनसॉल्व, एक दिन सॉल्व। ऐसा क्यों होगा दोस्तों? कभी कभी ऐसा होता है हम लोग टोटल अनसॉल्व पेपर करते हैं और हमारा दिमाग जो है वो ब्लैंक हो जाता है एग्जाम में। ये कई सारे केसेस मैंने सुने हैं, कई सारे केसेस मैंने देखे हैं, और कई सारे मेरे दोस्त मुझे कमेंट में भी कहते हैं कि सर मैंने इतने ज्यादा प्रैक्टिस सेट सीटेट के लगाए, इतने ज्यादा प्रैक्टिस सेट आरओ के लगाए, लेकिन उसके बाद जब मैं पेपर देने बैठा तो पता नहीं माइंड ब्लैंक सा हो गया। सर वो इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि हमारे माइंड की टेंडेंसी होती है, जो चीज हम ज्यादा पढ़ते हैं वही चीज हमें आगे प्रॉब्लम थोड़ी सी देती है। हमारी प्रैक्टिस हमेशा बदल बदल के चीजों से होनी चाहिए। आप एक बुक लीजिए, आप 2 साल उससे तैयारी कीजिए, लेकिन आपका सिलेक्शन उससे हो जाएगा? कोई गारंटी नहीं। गारंटी इसलिए नहीं है क्योंकि उसी बुक से पेपर बनेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। आपको हमेशा चीजों को बदल बदल के पढ़ना चाहिए। चीजें आप बदलेंगे, आपका माइंड फ्रेश होगा, आपको चीजें अच्छी लगेंगी और आप थोड़ा सा फील भी करेंगे कि हाँ मुझे पढ़ने में मजा आ रहा है। इसी तरीके से आपने प्रैक्टिस सेट किया, अनसॉल्व, फिर एक दिन सॉल्व, अनसॉल्व फिर सॉल्व, इस तरीके से आप यहाँ पे 30 दिन बिताएंगे। अब देखिए आपने क्या क्या कवर किया। मंथ 1 में आपने ओल्ड बुक्स कवर कर ली, उसके बाद मंथ 1 में ही आपने न्यू बुक्स कवर की, मंथ 2 में आपने न्यू बुक्स और ओल्ड बुक्स में जो टॉपिक छूटे हुए थे वो। मंथ 3 में आपने प्रैक्टिस सेट लगाए। प्रैक्टिस सेट आपके 10-10 दिन के हिसाब से रहे। अब अगर आप 10 दिन में 10 प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आपने 1 महीने में करीब 10 दिन में 10 लगा रहे हैं आप, तो आपने 1 महीने में 30 प्रैक्टिस सेट आपने लगा ली। प्रैक्टिस सेट मतलब पेपर्स, एक पेपर की बात कर रहा हूं, पूरी बुक की नहीं कर रहा। तो 1 महीने में 30 आपने यहां पे लगाए, और लास्ट वाले मंथ में भी आपने करीब करीब 30 पेपर लगाए, यानी कि 60 पेपर्स आप लगा चुके हैं। पुरानी बुक्स आप पढ़ चुके हैं, न्यू बुक से आप रिवीजन कर चुके हैं, प्लस जो आपके टॉपिक्स आपको कठिन लग रहे थे वो भी इसमें ऐड है, वो भी आप पढ़ चुके हैं। अब बताइए मुझे दोस्तों, इतनी सही तरीके से प्रिपरेशन करने के बाद शायद ही आपका सिलेक्शन रुके। इस स्ट्रेटजी के बाद कहीं से कहीं तक कोई गुंजाइश नहीं बच रही है कि आपका कोई भी पोर्शन छूट जाए। अब थोड़ा सा इसमें सेपरेशन, एक सब्जेक्ट हिंदी का आता है, हिंदी का टॉपिक्स को आप अपने यहाँ पे कवर करेंगे। जैसे 2 सब्जेक्ट का मैंने यहाँ पे सेगमेंट बनाया, 2 का यहाँ पे बनाया। अगर आपकी पढ़ने की क्वालिटी ज्यादा है, आपको ऐसा लगता है आप ज्यादा टाइम के साथ पढ़ सकते हैं, तो आप 2 की जगह 3 कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर सब्जेक्ट तो बहुत सारे आ रहे हैं, आपने 2-2 बताए। दोस्तों मैं जीएस की यहाँ बात कर रहा हूँ। जीएस के अंदर पूरी सब्जेक्टों की लिस्ट होती है। अगर हम बीओ की बात करें तो मेन तो 2 सब्जेक्ट हैं, जीएस और हिंदी, लेकिन यहाँ पे 2 सब्जेक्ट का मतलब मेरा जीएस और हिंदी से ही है। अब जीएस के अंदर जो पोर्शन है वो आपको डिसाइड करना है कि आपको मॉर्निंग में ज्योग्राफी पढ़नी है या इवनिंग में ज्योग्राफी लेनी है। आपका पढ़ने का क्या मूड है, ये थोड़ा आप पे ही निर्भर करता है कि आपको क्या सब्जेक्ट किस टाइम अच्छा लगता है। मॉर्निंग में आपको पढ़ना क्या अच्छा लगता है, इवनिंग में आपको पढ़ना क्या अच्छा लगता है। बाकी दोस्तों आप लोगों का बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं मैं, जिस तरीके से आप लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, चैनल पे सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए आपकी डिमांड पे वही वीडियोस दे रहा हूं जो मुझे कमेंट्स में कही जाती है कि सर इस टॉपिक पे थोड़ा सा हमें बताइए, थोड़ा इस टॉपिक पे सर हमारा क्लियर कर दीजिए। वही चीजों को मैं ध्यान में रख के आपको स्पेशल वीडियो दे रहा हूं। बाकी आज की वीडियो में टॉपिक्स कवर हो चुका है।
अगर आपको कमेंट्स में मुझसे कुछ पूछना है या आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो बिल्कुल स्वागत है दोस्तों आपका। और आज की वीडियो इतनी ही दोस्तों, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।